काफ़ी वेलकम है आपका। थैंक अपने यू सर। एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए यहाँ पे और जानना चाहेंगे आप कैसा रहा वहाँ इंटरव्यू माहौल, एटमॉस्फेयर कैसा है और किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, ताकि आप अगर अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे तो बाकी अपकमिंग जो आने वाले कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। डेफिनेटली। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आप अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सर। सर, जैसा कि आपका मैसेज आया था, मैं 9:30 बजे एंटर कर गया था ओके। होटल में। तो शेड्यूल टाइम जो रिपोर्टिंग की थी वो 11 बजे की थी सुबह। पर मैं क्योंकि एडवांस में चला गया था तो मेरा उन्होंने प्रोसेस में लगा दिया था और कहा था कि आपका 4th नंबर में। तो मुझसे पहले 3 स्टूडेंट्स का था। हुँ। उसके बाद जब मेरा इंटरव्यू हुआ आफ्टर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ऑल, तो फिर मैं एंटर किया बोर्ड में, तो वहाँ 3 लोग थे एज़ यूजुअल जो था। तो उन्होंने इंट्रोडक्शन वाला कोई सीन था नहीं कि मैं इंट्रोड्यूस करता, उन्होंने उनके पास मेरा ऑलरेडी फॉर्म था और कुछ कागज़ ऐसे थे मुझे मुझे लग रहा था कि जो मैंने अपलोड किया था वो सब उन्होंने प्रिंट आउट निकलवा के फाइल जैसी बना रखी थी, पर मैंने ज़्यादा वहाँ देखा नहीं क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जो दिखा और मैंने डायरेक्ट उनसे आई कॉन्टैक्ट किया, तो वो मैं डाइवर्ट नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने कहा कि मिस्टर रईसुद्दीन, आपने अपना जो एलिजिबिलिटी जो रखी है उसमें ये रखा है कि इक्विवेलेंट ऑफ द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। तो उन्होंने पूछा कि एमएससी आपने किस में किया है? तो मैंने उनको कहा कि सर मेरा एमएससी एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में है। तो वो बहुत खुश, वो थोड़ा सा एक्साइटेड हो गए और कहा कि अप्लाइड ब्रांच है, बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने फिर कहा कि कब आप पास आउट हुए? तो मैंने कहा 2018। उसके बाद और अब तक क्या कर रहे थे 5 साल तक आप? तो मैंने कहा कि सर मैंने 3 साल यूपीएससी के लिए पढ़ा पहले, जो मैंने बताया उनको कि 2022 तक। उसके बाद मैं यूपीएससी से स्विच करके स्टेट पीसीएस वगैरह लिख रहा हूँ और अपने जो फील्ड के जो एग्ज़ाम्स हैं, चाहे आरपीएससी में हो, फूड सेक्शन, ये जो क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर्स होते हैं, फूड सेफ्टी ऑफिसर होते हैं, सर एग्ज़ाम्स देता हूँ। तो फिर और साइड बाय साइड तो मैंने उनको ये भी कहा कि सर मेरे जो फादर हैं वो 2022 में रिटायर हो गए थे, तो वो अभी उन्होंने फैमिली बिजनेस ओपन किया है, वो गारमेंट्स का है। तो सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने, पकड़ लिया वो वर्ड गारमेंट्स। और हाँ, तो वो उनको सर कुछ नया टॉपिक चाहिए था, वो सब माइक्रोबायोलॉजी ये सब पूछ के बोर हो चुके हैं, तो उनको नया चीज़ चाहिए थी, तो उन्होंने पकड़ ली। फिर गारमेंट्स के ऊपर पूछा कि कहाँ पे है, कैसे है? तो उन्होंने फिर पूछा कि टेक्सटाइल के ऊपर आए कि टेक्सटाइल्स की फिर वो जो स्टेजेस होती है, जो उन्होंने पूछा कि यार्न क्या होता है, थ्रेड, तो वो जो थ्रेड मैन्युफैक्चरिंग जो होती है या, पूरी, या। तो मैंने उनको कहा कि सर यार्न से थ्रेड बनाती है, उसके बाद नीटिंग होती है उसकी। तो उसके बाद वो आए कॉटन में, अच्छा। कॉटन से गए बीटी कॉटन में। तो बीटी कॉटन में सर उनको 3-4 वर्ड सुनने थे कि बैसिलस thuringiensis सुनना था और सॉइल बैक्टीरिया में इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंट प्रोवाइड करती है प्लांट को। तो ये सब चीज़ें कि उसके बाद उन्होंने जो जो चेयरमैन साहब थे वो पूछ रहे थे ये सब सवाल, स्टार्टिंग के जो भी थे। तो बीटी के बारे में पूछने के बाद उन्होंने कॉटन प्लांट के ऊपर आए कि कॉटन प्लांट एज ए उसका रिक्वायरमेंट क्या है। तो सर मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर ही रहा हूँ, तो कॉटन की जो हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि कॉटन को ब्लैक सॉइल चाहिए होता है। फिर उन्होंने कहा कि इंडिया में कहाँ लोकेटेड है, ब्लैक सॉइल कहाँ मिलता है? तो सर वो डेक्कन एरिया जो है महाराष्ट्र का और एडजॉइनिंग। तो मैंने कहा तो सिर्फ महाराष्ट्र में मिलता है? तो फिर मैंने बताया कि सर महाराष्ट्र के साउथ में, महाराष्ट्र पूरा और एमपी का एरिया, ये सब ज्योग्राफी के थोड़े बहुत सवाल। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा और टेक्सटाइल हब कहाँ है, फिर टेक्सटाइल का टेक्सटाइल हब कहाँ है? तो मैंने कहा सर सूरत में, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है। फिर उन्होंने कहा कि अगर मैन्युफैक्चरिंग वहाँ हो रही है और प्रोडक्शन यहाँ हो रहा है तो क्यों ऐसा होता है? तो मैंने कहा सर इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए लेबर की ज़रूरत होती है, कैपिटल, वहाँ एक टेक्सटाइल हब बन चुका है। तो ये एग्रीकल्चर एरिया है, वहाँ है कि वहाँ ट्रांसपोर्टेशन से वहाँ पहुँच जाता है ये सब चीज़ें, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ये सब कंसीडर किया जाता है फार्म में किसी बिजनेस को सेटअप करने के लिए। तो ये सब पूछा उन्होंने। उसके बाद फिर
चेयरमैन साहब ने ये सब सवाल पूछे, तो 10 मिनट तक तो वो यही कपड़ों के ऊपर ही पूछते रह रहा, कुछ भी नहीं था उनको, बस ये टेक्सटाइल्स और गारमेंट वगैरह। लग रहा है उसके चेयरमैन बाद चेयरमैन साहब का फेवरेट टॉपिक था टेक्सटाइल और इंडस्ट्री। जी सर, उनको कुछ नया चीज़ चाहिए था तो वो मिल गया, बस उस पे वो पूछते गए। बस ये गनीमत ये रही कि बीटी कॉटन पे पूछा तो वो क्लास 12 की बुक में भी है, कोई बड़ी बात नहीं है। और जो एज़ अ कॉटन के बारे में जो उन्होंने पूछा, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ वगैरह के बारे में पूछा, तो वो सर वो यूपीएससी से हेल्प हो गई मुझे, कोई ज़्यादा उसमें कोई ख़ास था नहीं। उसके बाद फिर जब सेकंड जो आए, वो सर ऐसा लग रहा था कि वो वेट कर रहे थे। वो थोड़े एग्रेसिव तो नहीं कहूँगा, बट ये क्या कहते हैं उसको, वो वीरेंद्र सहवाग की तरह प्ले कर रहे थे बहुत अच्छा, फास्ट-फास्ट। अच्छा। उन्होंने वेट ही नहीं किया, वेट करने मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, उन्होंने मुझसे ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन तीनों एक ही साथ बोला। ऐसा नहीं कि ट्रांसडक्शन बताओ, Raisuddin, please explain me what is transduction, conjugation and transformation in a go single को एक ही क्वेश्चन में तीनों। तो पहला मैंने बताया वायरल ट्रांसफर वाला, उसके बाद मैं फिर भूल गया कि क्या सीक्वेंस में पूछा है उन्होंने, तो मैंने उनसे दोबारा पूछा था सेकंड में क्या था, तो इस तरीके से मैंने तीनों बताया। फिर उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की कोई साइंटिस्ट है डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी से, उनका नाम पूछना चाह रहे थे। सर मेरा एग्रीकल्चर से था, मैंने एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जो भी हैं हमारे डिपार्टमेंट से उनका नाम बता दिया था। और वो कोई श्रीवास्तव सर हैं, कोई बहुत बड़े जीनोमिक्स में जिनका काम है, तो वो उस समय मेरे को क्लिक नहीं किया। सर इतने यूनिवर्सिटी में इतने सारे प्रोफेसर हैं, इट्स इम्पॉसिबल टू रिमेंबर ऑल ऑफ द नेम्स। तो वो ऑब्वियसली थी, तो वो वहाँ वो नहीं नाम नहीं बता पाया। उसके बाद उन्होंने एंटोन वन लियोनो के बारे में बोला, लुइस पैस्चर के बारे में पूछा, तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी क्या क्या पूछा। फिर जब मैंने लियोनो के बारे में बताया तो मैंने पूरी कहानी बताई कि वो एक क्लॉथ मर्चेंट था, उसके वो फैब्रिक की क्वालिटी के लिए लेंस यूज़ करता था। उसके बाद वो माइक्रोस्कोप भी बनाई, ये सब चीज़ें बताई। तो फिर वो फैब्रिक का जब मैं बता रहा था तो उन्होंने फिर बोला चलो कपड़ा फिर से टेक्सटाइल पे फिर हम वापस आ गए। तो वो थोड़ा ऐसा लाइट माउंट करे, तो फिर वो लोग स्माइल करने लगे, तो थोड़ा लाइट माहौल हो गया। उसके बाद फिर उन्होंने ये सब, उसके बाद सर उन्होंने जीनोमिक्स के कुछ कुछ सवाल पूछे, मेटा जीनोमिक्स क्या होता है, एंड और कुछ सवाल पूछे थे उन्होंने। जी जी हाँ, ये सब सवाल पूछे थे। और फिर जब जो थर्ड मेंबर जो थे, जब उन पे आया सवाल, तो वो काफ़ी लाइट थे। उन्होंने एकदम बहुत आराम से वो किया, तो वो प्ले कर रहे थे सर, बॉल पास से पास, तो इस तरीके के। तो जब वो थर्ड मेंबर पे आए अच्छा, मतलब सर, तो इसकी नौ उन्होंने इस वाले क्वेश्चंस का नौबत ही नहीं आया कि आपसे ये ऑफर किया जाए कि आपका फेवरेट टॉपिक या डोमेन क्या है और आप किस नो, में इंटरेस्टेड हैं, है ना? नहीं सर, वो फैब्रिक पकड़ लिया उन्हें, तो फैब्रिक पे चला सब चीज़ें। उसके अच्छा, बाद ओके। एग्रीकल्चर के ऊपर गया फिर वो, मतलब हाँ, उन्होंने सर जो सेकंड वाले मेंबर थे, उन्होंने जब एग्रीकल्चर, तो उन्होंने एनबीएआईएम, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंपोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूछा। तो पता था, पर मैंने एकदम अचानक से जवाब नहीं दिया, थोड़ा पॉज़ लेकर एनबीएआईएम थोड़ा। ये यहाँ मऊ में तो यूपी में है। मऊ वाला, हाँ, हाँ। जी, जी सर, वो बताया मैंने उनको। क्या नाम था उनका, कुछ नाम आइडिया है आपको? नहीं सर, नाम-वाम कुछ नहीं पता। आलोक श्रीवास्तव रहे होंगे मेरे ख्याल से। मैं डोंट नो मैं सर मैं वो। मैं 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 फिजिक्स बताता हूँ, फिर आप बताइएगा। उनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होगी, ऐसे 5 फीट 5 या 6 फीट की, 5 फीट 6 इंची के आसपास रहे होंगे। और थोड़े से जी। हेल्दी हैं, और बाल आगे का थोड़ा कम है, चश्मा लगाते हैं। सर नहीं, नहीं, तब फिर नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने चश्मा लगाया नहीं होता। बाल ज़रूर कम थे उनके, पढ़े-लिखे लोगों के होते ही कम है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। पर वो हाइट उनकी सही थी, हाइट अच्छी थी, वो अच्छा, तो फिर तो वहाँ के डायरेक्टर गए होंगे। ये जिनकी मैं बात कर रहा था वो वहाँ के मतलब कोऑर्डिनेटर हैं, और उनकी पकड़ जी, जी। बहुत अच्छी है सॉइल साइंस पे, खास करके सैनिटी पे। उनकी पूरी जी, 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 लेबोरेटरी जी। काम करती है सैनिटी और वीट और पीजीपीआर पे काम कराते हैं वो लोग। हाँ, उन्होंने पीजीपीआर के बारे में नहीं पूछा मेरे को, पर अच्छा। पीजीपीआर रिलेटेड जैसा कि सर आपने उस दिन इंटरव्यू में पूछा था, जो थर्ड मेंबर थे, उन्होंने बायो फर्टिलाइजर्स पे आए। उन्होंने कहा कि वो भी थोड़ा सा घुमा कर लेकर आए मुझे, कि वो उन्होंने सबसे पहले पूछा कि आप अपना जो मास्टर्स इन एग्रीकल्चर और माइक्रोबायोलॉजी, ये नॉलेज को एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट वगैरह में कैसे यूज़ करेंगे, बिजनेस में कैसे लगाएंगे आप। तो मैंने सबसे पहले उनको, जो सबसे पहला जो सर मैंने जो बताया था वो मुझे ध्यान नहीं है, पर सेकंड में मैंने फिर वो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बोला, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स वगैरह बताया कि वो लो कॉस्ट में इंडिया में बन जाता है,
तो फंडिंग नहीं होगी, बिज़नेस इतने लार्ज स्केल में कर नहीं पाएँगे, तो वो एपीआई या मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और उसको बड़ी-बड़ी फार्मा कंपनीज़ को सेल कर सकते हैं। वो फिर उसमें थेराप्यूटिक इंग्रेडिएंट्स मिला के उसको मैन्युफैक्चर कर लेंगे। फिर उन्होंने पूछा और बताओ, फिर बायो फर्टिलाइज़र पे आया, तो वो वेट कर रहे थे कि बायो फर्टिलाइज़र पे आएँ। तो बायो फर्टिलाइज़र के बारे में बोला, तो डेफिनेशन के बाद उन्होंने कहा कि नाइट्रोजन के लिए बताइए कौन-कौन सा आप स्ट्रेन यूज़ करेंगे। तो सर राइज़ोबियम एज़ोटोबैक्टर बताया। उसके बाद फिर उन्होंने फॉस्फेट सोल्यूबलाइज़िंग के लिए बोला, तो एज़ोस्पाइरिलम वाओ! वगैरह का नाम बताया। ये क्वेश्चन्स तो मैंने आपसे इंटरव्यू में पूछा था जी, पीएचडी के जी, बारे जी में। सर। जी सर, ये सब पीएचडी वगैरह वहाँ काम आ गई है ये सारी चीज़ें। और हाँ सर, चेयरमैन साहब ने एक और चीज़ पूछी थी, जो मैंने जो टेक्सटाइल वाला जो बताया, तो टेक्सटाइल में उन्होंने आईपीआर लेकर आए कि आईपीआर और टेक्सटाइल को कैसे कनेक्ट करेंगे। तो उन्होंने टर्म, आई डोंट नो वो जानबूझ के कर रहे थे गलत, क्योंकि पेटेंट का कोई लेना-देना होता नहीं है इससे। तो उन्होंने कहा कि ब्रांड नेम, तो मैंने कहा सर ब्रांड नेम जो हम रजिस्टर कराते हैं, तो वो है कि एक ट्रेडमार्क है, हमको सिर्फ ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे शॉप का नाम है एचके टेक्सटाइल, तो मैं एचके टेक्सटाइल को ब्रांड रजिस्टर कराऊँगा, तो वो आईपीआर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कौन-सा हिस्सा है जो उसमें डील करेगा, तो वो ट्रेडमार्क हो गया। तो उन्होंने और पूछना चाह रहे थे, उन्होंने फिर पूछा कि बनारसी सिल्क क्या है और मैसूर सिल्क क्या है? तो मैंने कहा कि सर ये इनको जीआई मिला हुआ है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो एक्चुअली वो जीआई पे आना चाह रहे थे। मैं उनको ट्रेडमार्क पे ले गया, वो भी एक सही आंसर था कि वो भी है। फिर वो जीआई पे आए, तो उन्होंने फिर मैंने जीआई के एग्ज़ाम्पल बताए। तो फिर वो और पूछ रहे थे और बता, और बता। तो फिर सर मैंने थोड़ा-सा 6 मारने की कोशिश करी। तो उसमें ये है कि मैंने उनको फिर बताया कि सर एज़ आई हैव ऑलरेडी मेंशन, आई हैव डन माय स्कूलिंग फ्रॉम Arunachal Pradesh, then district was the Changlang district, and there is a tribe called Tangsa tribe which are inhabiting in that area. The tribal women of that area, they are involved in knitting this Tangsa textile, which is shawl. In this year only, they got the GI tag. तो वो एक तांगसा टेक्सटाइल, वो थोड़ा सा वो बताया, तो चेयरमैन काफी खुश थे। वो 2-3 बार उन्होंने वेरी गुड वगैरह बोला, पता नहीं वो कितने खुश हैं, क्योंकि बाकी दोनों तो रिएक्ट इतना नहीं कर रहे थे। बस हाँ, वो दूसरे वाले जो थे एग्रेसिव थे, वो बस वो क्लॉथ मर्चेंट और वो लेंस वाली बात पे उन्होंने कहा कि एंटोन लियोनॉग भी कपड़े का बिजनेस करता था और आप भी करते हैं। तो वो उन्होंने थोड़ा सा वो लाइट माहौल, तब वहां समझ में आया कि वो लोग थोड़ा प्ले कर रहे हैं। आदमी ठीक है, वो कोशिश कर रहे हैं आपको वो करने का। और सर लास्ट वाले जो सर थे, उन्होंने बस एक थोड़ा सा वो सिचुएशन वाला सवाल पूछा कि नाउ टेल मी रईसुद्दीन, uh, if after you have gone through your syllabus, in your syllabus which part you are not comfortable at, it will be a nightmare for you if I ask you question from that section. तो मैंने थोड़ा पॉज़ लिया, सर ये मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं? तो फिर मैंने उनको दोबारा पूछा कि सर फ्रॉम द सिलेबस ऑफ सीजीपीटीटीएम, उन्होंने कहा कि यस। तो मैंने कहा सर ऑनेस्टली जवाब दिया बायोकेमिस्ट्री। तो जो लास्ट वाले जो सर थे उन्होंने कहा था, ओके लीव इट, आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू एनी क्वेश्चन फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री, योर इंटरव्यू इज ओवर। तो बस वो सर ऐसा चेक करना चाह रहे हैं, मैं परेशान होता हूँ, ये वो एक सिचुएशन वाला सवाल मुझे लगा, और कुछ नहीं सर, यही था लाइट माहौल एकदम। ऐसा लग रहा था कि ठीक है, मतलब ओके, आराम से प्ले कर। राशिद, ये मुझे बताइए कि जैसे सपोज काफ़ी अच्छा लगा आपकी बातों को सुन करके, और होपफुली कि आपने काफ़ी अच्छा, जैसा अभी आप बता रहे हैं, लग रहा है कि जी आपने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और आपके जितने भी पैनलिस्ट थे वो काफ़ी आपसे हैप्पी भी रहे होंगे। जी यहाँ सर। का जो मॉक इंटरव्यू आपने दिया था, उस मॉक इंटरव्यू का कुछ बेनिफिट आपको वहाँ नज़र आया जब आप रियल इंटरव्यू में थे तो? जी सर, बिल्कुल, मैंने जैसे बताया वो बायो फर्टिलाइज़र एंड जो फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग जो आपने पूछा था, वो चीज़ें रिवाइज़ हुई, और मैंने अपना आंसर बार-बार दोबारा वीडियो भी देखा था, तो मैं वहीं देख रहा था कि मैं कहाँ इम्प्रूव कर सकता हूँ, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो पीजीपीआर पे काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट में सर यही काम हो रहा है, पीजीपीआर, एज़ोटोबैक्टर, ये सब चीज़ों के ऊपर में। तो ये उनसे पूछा मैंने, तो उन्होंने बताया। बायो फर्टिलाइज़र का मैंने प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट से मैंने बताया कि वाइबल स्ट्रेंथ्स होने चाहिए, उनकी एक्टिविटी लॉस्ट नहीं होनी चाहिए लैब में, स्टोरेज टाइम होनी चाहिए। फिर जब हम उसको कैरियर में ऐड करेंगे, कैरियर में हम पीट या चारकोल लेते हैं, उसमें ऐड करेंगे, तो उसकी एक्टिविटी लॉस्ट नहीं होनी चाहिए। फिर हम जब उसको फाइनली सॉइल में ट्रांसफ़र करते हैं, जब एक डायनेमिक एनवायरनमेंट में, वहाँ भी उसकी वही रिप्रोड्यूसिबिलिटी होनी चाहिए, कि जो लैब में दिखा रहा था वो वहाँ पे भी शो हो। तो ये सब चीज़ें उनको बताई। तो
जो सर नॉलेज के लेवल पे तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कहीं लैग हुआ, बाकी सब ठीक था। अब ऊपर वाले के हाथ में कितना नंबर दें वो। डेफिनेटली आपका इंटरव्यू यहाँ पे जब आपने मॉक इंटरव्यू दिया था तो शायद मैंने भी आपको बोला था कि आपके आंसर्स काफ़ी लॉजिकल थे और काफ़ी साइंटिफिक फैक्ट बेसिस पे थे, तो वो डेफिनेटली वो दिखता है। और अभी आप जैसा इतनी सारी चीज़ें आपको याद है, इट इट मीन्स कि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हुई हैं। और सर वो याद इसलिए है क्योंकि इंटरव्यू के बाद मैंने पता नहीं कितने दोस्तों ने कॉल किया, तो सबको कहानी बताई स्टार्टिंग में, छोटे भाई को, दोस्तों को, तो वो रिवाइज हो गया। अभी भी मैं प्रेयर करके आ रहा था तो 3-4 सवाल मुझे आए। अब जैसे कि सर उन्होंने जो सेकंड वाले जो सर थे, उन्होंने जानबूझ के बोला कि उन्होंने टर्म यूज किया यूकैरियोटिक न्यूक्लियस एंड प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस। ओके। उन्होंने कहा कि एम आई using the correct term, am I able to frame the question in a right way? तो मैंने कहा सर definitely not, you are using that incorrect term, that is it should be nucleoid, because prokaryotic lacks the double membrane layer of around the nucleus, they have naked nucleus in the cytoplasm। तो ये उनको बस वो इतना बेसिक सवाल पे क्यों आए आई डोंट नो, पूछना था तो पूछ लिया उन्होंने, बस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का न्यूक्लियस का डिफरेंस कोई पूछना नहीं, चाह रहे थे एग्जाम बस। इंटरव्यूअर है, उनके मन में लगा होगा कुछ भी जी ऐसे जी, सवाल वो बोल देते हैं। बट कुछ मेरे भी ख्याल से सर। आपका इंटरव्यू काफ़ी काफ़ी अच्छा हुआ है, राइट? अगर मैं इसको जी सर परसेंटेज में ठीक है। डिवाइड करूँ रसीद, और 100% अगर आपको दूँ, तो आप अपने हिसाब से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें 100 में से कितना परसेंट लगता है आपको कि आपकी तरफ से इंटरव्यू आपका अच्छा हुआ है? सर मार्क्स का तो मैं नहीं बता पाऊंगा, वो किस स्केल में मार्क्स करेंगे, कितना स्ट्रिक्ट रहेगा। पर अगर आप कहें तो सर मैं कहूंगा कि 90% मेरा दिया है। वेरी गुड, जी, वेरी मोर देन गुड। 90%। सो मतलब आप आपके मतलब काफ़ी अच्छा हुआ है मिला जुला करके, क्योंकि जिस तरीके से भी आपने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया, उससे ये समझ में आ रहा था कि हाँ काफ़ी अच्छा माहौल रहा। और मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर आपने बहुत अच्छे से रिप्लाई किया है। बहुत कम जी सर। क्वेश्चंस ऐसे मेरे ख्याल से बने हैं आपसे, आपके आपके साथ में, जिनका कि रिप्लाई आपने उस टाइम पे दे नहीं पाए आप। जी जी सर, बस ये है कि वो साइंटिस्ट का नाम जो मैं रिकॉल नहीं कर पाया, और बाकी ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो वो पूछ कोई रहे नहीं, थे। एक दो क्वेश्चन चलता है उसमें, इतना कोई बहुत परेशान वाली बात नहीं है वैसे। 5-6 क्वेश्चन भी अगर आप नहीं बताते तो कोई दिक्कत नहीं होता। और दूसरी चीज़ होता क्या है, देखिए ये इंटरव्यू एक्चुअली लिया किस लिए जाता है, उसका मेन जो पर्पस होता है सिर्फ यही होता है कि बंदा का जो इंटेलेक्चुअल है ना वो कैसा है ना? जी आपने 10 सवाल में से अगर आपने 7 जवाब दिए और उन सातों जवाब में कितनी डेप्थ थी, और आपके बताने का तरीका कैसा था, और आपने किस तरीके के टर्म्स यूज़ किए हैं, वो काफ़ी कुछ डिसाइड करता है। जी जैसे जी जी सपोज सर। मैंने जब आपका इंटरव्यू लिया था और मैं आपको लास्ट में जब सजेस्ट कर रहा था, मैंने आपको यही बोला था कि राशिद, आपके रिप्लाई जो है वो काफ़ी अच्छे हैं, और उनकी उनके जो फैक्ट है ना वो काफ़ी वैल्यूएबल है। तो ये इससे ये समझ में आता है कि जो कैंडिडेट है उन्होंने स्टडी किया हुआ है और ऐसे बातें घुमा नहीं रहा है ना? थैंक्स टू यू सर, आपके जो वीडियोस थे उसका बहुत बड़ा, जो भी आपने आप स्टूडेंट से बात करेंगे वो आपको ये बोलेंगे। सर पढ़ तो हम लेते हैं, मेरे पास स्टैंडर्ड बुक सारी हैं, वो पढ़ी है मैंने, बट दैट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में रिवाइज करना, उसको रिकॉल करना, जैसे कि आप बार बार सर वीडियो में पूछते हैं कि जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट टेस्ट था तो आप पूछते हैं फिर दोबारा कि ये आरएनए डिपेंडेंट है या डीएनए डिपेंडेंट है, जो पूछते हैं। तो सर जब वहाँ मेंस में जब लिख रहे थे हम लोग, तो आप वाकई में मैं चीज़ें एक्सैजरेट नहीं कर रहा, जब मैं लिख रहा था, जब उसमें एमआरएनए के ऊपर आया था सर, दैट क्वेश्चन सी डीएनए का ऊपर था सर, वो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए वगैरह बनाना था। तो उसमें सर रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट टेस्ट टर्म आया, तो विद इन ब्रैकेट मैंने मेंशन किया सर कि इट इज ए आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो दिस थिंग तो वो सर रिकॉल होती है ना, मैं लिख रहा हूँ और हॉल में ऐसा लग रहा है कि आवाज़ें गूंज रही है, क्योंकि सर ईयरफोन लगा के वीडियो मेरे वो रिकॉल कर जाती है, तो वही रिकॉल हुआ वहाँ पे। वो सब चीज़ें सर बहुत ज़्यादा हेल्प हुई कि आई एम होपफुल कि मेंस में अच्छे मार्क्स आए। इंटरव्यू इतना डिसाइड नहीं करेगा सर, क्योंकि मोर और लेस सबको एक स्केल पे ही दिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा किसी को 10 या 15 मार्क, 20 मार्क का एज मिलना बहुत ही मुश्किल है इंटरव्यू में। जो भी एज होगा वो डेफिनेटली मेंस में होगा। मिनिमम जो मार्किंग होगी और मैक्सिमम जो मार्किंग होगा, बहुत जी अच्छे वाले में और बहुत खराब वाले में मैक्सिमम 3 से 4 नंबर का डिफरेंस होगा। जी जी सर। सपोज ओवरऑल 20 मार्क्स का अगर ये इंटरव्यू अगर मान लीजिए रखा गया है, तो अगर जी उनका मिनिमम क्राइटेरिया अगर मान लीजिए 13 मार्क्स है और मैक्सिमम मान लीजिए 18 मार्क्स है, राइट? तो किसी को जी सबसे खराब देंगे तो 13 नंबर देंगे, और किसी को सबसे अच्छा देंगे तो 18 नंबर देंगे, तो मतलब डिफरेंस कितने का है? सिर्फ 5 मार्क्स का। 5 तो मार्क्स का। इंटरव्यू से ज़्यादा आपका जो वेटेज रहेगा वो मेंस एग्जाम का है।
और जी, जी। जैसा कि आप अब इस तरी अभी रिप्लाई कर पा रहे हैं, दैट मीन्स कि आपने इंटरव्यू मतलब मेंस एग्ज़ाम भी काफ़ी अच्छा लिखा होगा और जी। डेफ़िनेटली मेंस एग्ज़ाम तो काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा ही। राशिद, जी सर, मुझे ये मेंस अच्छा बताइए गया। कि आप मेंस के टाइम से ही मेरे ख़्याल से अच्छा, आपने मेंस के टाइम से ही जुड़े हुए हैं आप एमएस बायोलॉजी से, राइट? जी सर। और आपने पूरे वीडियोज़ को और पूरे मतलब पीडीएफ जो भी आपको मिले वो आपने उसको एक्सेस किया। कुछ कहना जी। चाहेंगे उन कंटेंट्स के बारे में, आपके इस जर्नी में उस क्लासेस का या उन मटेरियल का क्या योगदान रहा? सर डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है उसमें, क्योंकि वो लास्ट टाइम में सर जो पढ़ तो लेते हैं, पर एक टाइम में ऐसा आता है कि एग्ज़ाम के 1 हफ़्ते पहले कि लगता है कुछ भी नहीं पढ़ा। क्योंकि वो सर इंसान फिर भूलने लगता है या फिर वो पाइल अप हो जाती हैं चीज़ें, तो पर वो ईज़ी क्विक टाइम में, अब जैसे फर्स्ट जो एग्ज़ाम था पहला, और उसके बाद जो दूसरा जो मेंस का जो एग्ज़ाम था बायोटेक वाला, उसके बीच में सर जो कुछ टाइम दिया हुआ था उन्होंने, तो मैं और मेरे जो दोस्त थे वो सामने कोई एक जगह था पार्क, वहाँ बैठ गए थे। तो मैंने वो जितने भी आपके पीडीएफ थे वो फ़ोन में सेव थे जो मुझे रिवाइज़ करने थे। तो मैंने वो रिवाइज़ किया। तो वहाँ पे जैसे कि वो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो सब कुछ क्वेश्चन्स थे, इम्यूनोलॉजी से सवाल आए थे, बायोकेमिस्ट्री से जो कुछ क्वेश्चन्स वगैरह आए थे, तो वो ऐसे कि सर डायग्राम के साथ बनाया मैंने और कोशिश करी हर एक उसमें आंसर्स में डायग्राम में लगा सकूँ। जहाँ पे नहीं कोई डायग्राम सोच सकता, मैं कोशिश करी वहाँ भी बनाऊँ। अब वहाँ जैसे कि सर प्राइमरी लिम्फोइड एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के ऊपर आया, तो मैंने वहाँ थाइमिक सिलेक्शन तक के डायग्राम बनाए कि थाइमिक सिलेक्शन जो मेडुला और कॉर्टेक्स के थाइमस में होता है, ट्राई करा कि उनको बताने के लिए सारी चीज़ें वहाँ पे। टाइम बहुत कम था सर, उसमें 2.5 घंटे तो मैंने, मुझे लगता है कि मैंने वो जो बड़े क्वेश्चन्स थे, उसी को दिया है और बाकी तो सिर्फ़ एलाइज़ा पढ़ा है, एलाइज़ा लिख दो, आपको 4 नंबर मिल जा रहे हैं। वो आधे घंटे में हो गया सर वो, और बाकी जो चीज़ें थी, वो बड़े-बड़े क्वेश्चन को जो थे हाथी क्वेश्चन, उस पे दिया मैंने वक़्त। ओके, राशिद, एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा। अभी अपकमिंग जितने भी कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होना बाकी है, उनके लिए आप अपने इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे क्या सजेशंस और क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? ताकि ऑडियंस अगर इस वीडियो को देखे तो उन्हें ये समझ रहे कि हाँ, उन्हें अब किस चीज़ पे फ़ोकस करने की ज़रूरत है। मीन्स अगर इंटरव्यू के लिए वो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो क्या चीज़ों को फ़ोकस करें और कैसे अपने आप को और बेटर इम्प्रूवमेंट कर सकें? सर सिलेबस से तो वो क्या पूछेंगे तो पता नहीं। अब कोई कह रहे थे कि आपका हॉबी पूछ रहे हैं, हॉबी क्या, वो जो आपके फ़ेवरेट सब्जेक्ट। मुझे तो उन्होंने कुछ पूछा नहीं, क्लॉथ से पूछे और फिर एग्रीकल्चर वाले इम्पोर्टेंट जो बायो फर्टिलाइज़र के क्वेश्चन थे, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट माइक्रो, ये सब सवाल थे, कॉन्जुगेशन, ये सब सिलेबस के क्वेश्चन थे। तो उन्होंने पूछा, अगर वो पूछते तो भी यहाँ आते और नहीं पूछते तो भी आते। बस ये है, अगर वो नहीं पूछ रहे हैं तो आपको कुछ ऐसे सवाल पूछ लेंगे जो आपके हॉबीज से या फिर आपके बैकग्राउंड से जो और खासतौर पे गैप को फोकस कर रहे हैं, वो गैप में आप क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे। आज भी शायद कोई एक स्टूडेंट है जिन्होंने आज इंटरव्यू दिया, वो बता रही थी कि उनका वो जहाँ पढ़ा, जो किसी बच्चे को पढ़ाती है, जहाँ कोचिंग में पढ़ाती है, उसका एक्सपीरियंस पूछा गया। तो सर वो जस्ट पर्सनली जज कर रहे हैं, नॉलेज का ऐसा कोई गेम है नहीं। और हमें ऐसा लग रहा है कि हम ज़्यादा पढ़ के जाएँगे और वहाँ चीज़ें वो हो जाएँगी। वो मेंस में ज़्यादा वर्क करेगा। यहाँ है कि हम थोड़ा काम होके जाएँ और फ्री माइंड होके जाएँ, तो कोई ज़्यादा वो नहीं रहेगा, ज़्यादा सोचेंगे तो परेशानी होगी। ओके, मतलब स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा ओवरलोड लेने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, पहले की प्री इन्फॉर्मेशन जो आपके माइंड में है, अपने अवेयरनेस को लेकर के, जहाँ पे आप रह रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं और जो एक्सपीरियंसेस आपके रहे हैं, उनके बारे में आपको आइडिया अगर है, तो आप एक हुँ। जनरल टाइप का जो नॉलेज है, उसके बेसिस पे भी इंटरव्यू अच्छे से डील कर सकते हैं। जी, बहुत जी ज़्यादा सर। आपको प्रेशर करके आईपीआर नहीं पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं, प्रेशराइज़ नहीं। होकर के आपको बहुत स्टडी नहीं करनी है ना? तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं। होपफुली कि ये आपकी स्टेटमेंट को सुनने के बाद थोड़ा-सा लाइट माहौल बनेगा स्टूडेंट्स में, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उन्हें लग रहा है कि न जाने क्या पूछ लेंगे और न जाने क्या उनको पढ़ लेना चाहिए। तो मेरे ख़्याल से ऐसा नहीं होगा उनके लिए और जी अब सर। शायद वो थोड़ा-सा लाइटली महसूस करेंगे कि आपको अपनी जो बेसिक जो समझ है, उस पे पकड़ आपकी होनी चाहिए। सपोज़ आप जिस बिल्कुल, ज़िले से बिलॉन्ग करते हैं, अगर आपका कोई फ़ेमस ज़िला है, तो उसके बारे में भी आपको आइडिया मालूम होना चाहिए और आपने जो काम किया हुआ है, अगर कुछ आपका गैपिंग रही है, तो उस काम के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि आपने क्या किया, क्या नहीं बिल्कुल। किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख़्याल से ठीक रहेंगी। जी, जी सर। ओके राशिद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपकी बातों को जान करके। होपफुली कि जितने भी ऑडियंस इस वीडियो को देखेंगे, जिनका कि इंटरव्यू अभी बाकी होना है, होना बाकी है,
उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपका ये इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंस जो आपने शेयर किया। पूरी एमएस बायोलॉजी की टीम की तरफ से हम बहुत ढेर सारी आपको शुभकामनाएँ और विशेष करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। जिस हिसाब से थैंक आपने आंसर्स किए हैं वो काफ़ी एप्रिसिएबल है। बहुत अच्छा लगा आपके आंसर्स को सुन कर के। यू सर। यही दुआ है हमारी कि आप आज आपके लिए बड़ा ही ये कोइंसिडेंस था कि जैसा कि आपके लिए ये मेरे ख्याल से बहुत ही पवित्र मंथ चल रहा है, राइट? रमज़ान जी, का। जी सर, और रमज़ान। आज जी, आज फ्राइडे भी है और जी, मैं जहाँ तक मेरी बहुत ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है मुझे इसके बारे में, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ कि शायद ये फ्राइडे बहुत ही इम्पोर्टेंट डे माना जाता है आप लोगों के लिए। जी, जी, तो जी सर, लकीली फ्राइडे। एक तो रमज़ान और दूसरा फ्राइडे का दिन आपके लिए फ्राइडे, जी, जी। माशाअल्लाह लग रहा है बहुत ही ऊपर से भगवान ने कुछ क्या वो किया जी, हुआ है। जी सर, बस तो हो जाए, कर्म हो जाए और रिज़ल्ट आ जाए पॉज़िटिव, ये बस यही दुआ है ऊपर वाले से। डेफ़िनिटली सब अच्छा हो और आप सिलेक्शन लेकर के आइए और बड़ी खुशी होगी मुझे जब आप इंटरव्यू का रिज़ल्ट आने के बाद आप कॉन्टैक्ट करेंगे और बताएँगे कि सर मैं सेलेक्ट हो गया। श्योर सर, श्योर। चलिए ओके राशिद, सो थैंक थैंक यू यू वेरी फॉर मच योर सर। शेयरिंग योर थैंक यू। एक्सपीरियंस। थैंक यू वेरी गुड मच नाइट। सर। गुड नाइट सर, गुड नाइट।